हेलो। हाय प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है तैयारी आप लोगों का? सो आई वेलकम यू ऑल एट वेरी ब्यूटीफुल चैनल विद्याधारा। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे वो है वेक्टर, क्लास 11th की चैप्टर 4। और जो इससे पहले जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह मेजरमेंट वगैरह वो आप खुद से देख लीजिएगा। मैं लेकर आया हूँ वेक्टर आपके लिए। तो आप सभी जानते होंगे क्वांटिटीज दो प्रकार के होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता हो। डायरेक्शन नहीं होता हो। डायरेक्शन नहीं होता हो जैसे नहीं, आप कभी लाइफ में भटक जाते हो, भटक गए, आपके पास दिशा नहीं है, किधर जाना है नहीं जाना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल में बात करूं, आप सोच रहे हो बोर्ड में 95% मार्क्स को अचीव करूं। आप किस सब्जेक्ट में अचीव करना चाहते हैं, कैसे अचीव करना चाहते हैं, ये आपके पास डायरेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले आप ये बनाइए, इस डायरेक्शन में हमको मेहनत करना है, इस सब्जेक्ट में मेहनत करना है और इस प्रकार से 95 मार्क्स लाना है। तो आपके पास क्या होगा, दिशा हो जाएगा। और जब आपके पास दिशा हो जाएगा तो कैसा बिहेव करने लगेंगे आप, वेक्टर के जैसा बिहेव करने लगेंगे। इसीलिए लाइफ में वेक्टर बनने का कोशिश करो। वेक्टर के पास क्या होती है, डायरेक्शन। वेक्टर के पास होती है डायरेक्शन। अब आप बोलोगे इसका एग्जाम्पल क्या है, तो सोचो सोचो एग्जाम्पल क्या है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो किसी के पास डायरेक्शन नहीं है, आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में या फिर आप पढ़े, आप इस क्लास में पढ़ेंगे। जैसे वॉक, वर्क। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 10 जूल। तो आपने 10 जूल वर्क कभी ना कभी पढ़ा होगा अंडर 10th 9th में। तो 10 जूल वर्क किधर वर्क लगा रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं था क्या, नहीं ना। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो स्पीड। स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्या स्पीड का आपने कोई डायरेक्शन पढ़ा था क्या? नहीं। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो डायरेक्शन इसके पास में डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे मान लेता हूं 5 मीटर। और जिसके पास डायरेक्शन होता है उसका एग्जांपल क्या, जैसे मैं बात करता हूं वर्क, फोर्स की। फोर्स कैसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है। फोर्स कैसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है। जैसे मैं मान लेता हूं 10 न्यूटन फोर्स लगाएं, कहां, ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे लगाएं, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो हमने क्या बोला, जिस स्टूडेंट के पास डायरेक्शन है वो क्या करेगा, 95% मार्क्स लेके आएगा सीबीएसई बोर्ड में। और जो डायरेक्शन 95% मार्क्स ले आएगा वो क्या होगा, टॉपर। और उसके ऊपर क्या पढ़ाए जाएंगे, मेडल। तो मैंने वेक्टर में क्या किया, उसके ऊपर लगा दिया मेडल, उसके सर पे डाल दिया मेडल, एरो दे दिया। मतलब अभी हम बताएंगे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वेक्टर का, वो ठीक है। दूसरा एग्जांपल बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल इसका वेलोसिटी। दूसरा एग्जांपल क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इसका एग्जांपल ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन लगाना पड़ेगा, किधर की ओर लग रही है वेलोसिटी। तो लिख लेते हैं अपवार्ड। अपवार्ड मतलब इसको लिख सकते हैं नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं। दूसरे एग्जांपल की बात करें, ये इसका भाई भी है, मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन नॉर्थ, इसका बड़े भाई है। दूसरा इसका बड़े भाई की बात करूं तो आप जानते होंगे, हाल ही लेक्चर में बताया था, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसे लेते हैं इसका 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर, किधर की ओर, साउथ की ओर। 10 मीटर साउथ में चला तो वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, मेरा डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन अच्छे से दिया हुआ, ठीक है। और अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। बनाना मतलब ले लो, ले लो केला, ले लो केला, ले लो ले लो केला, ले लो। कैसे बनाना है, तो वेक्टर कैसे बनाना है, मजाक से हटके वेक्टर कैसे बनाना है। तो ये खुद एक वेक्टर है, इस प्रकार से हम वेक्टर को बनाते हैं। इस प्रकार से हम वेक्टर को बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए इधर, ये हो गई वेक्टर की सिंबल। इसमें यहां से यहां तक क्या बताता है, इस लेंथ। लेंथ क्या बताती है, यहां से यहां तक की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, अरे जानते तो थे, भूल गए क्या, वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। जैसे मैं ये बोलूं 5 मीटर नॉर्थ, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट है, अभी हमने लिया था साउथ में 5 मीटर साउथ, या 15 मीटर नॉर्थ। तो ये 15 मीटर क्या है, 15 मीटर जो है वो है वैल्यू। 15 मीटर जो है वो वैल्यू, ये डायरेक्शन। तो ये कैसा बन गया, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर मेडल लगा देते हैं, जैसे एरो लगा देते हैं। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक चीज और है, वो है हेड एंड टेल। तो ये वेक्टर है, ये क्या है, टेल है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है,
हेड रिप्रेजेंट करता है। ये एरो, ये वाला हिस्सा को मैं उठा के यहां कर दूं तो कुछ ऐसे होगा। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लग भी रहा है, अगर तीर को मैं चलाऊं तो तीर किस डायरेक्शन में जाएगी, जिधर लगाना है उधर, या ऐसा वाला रहता है उधर जाती है, ऐसा वाला तो इधर से नहीं लगती, लगती इधर से, मतलब इस डायरेक्शन से बहती है, इससे बहती है ना। तो ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। एक चीज और मैं बताता हूं, एक चीज और, डायरेक्शन में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में एक चीज और है, हम आपको वेक्टर पहचानने के लिए बताते हैं कैसे आप पहचानोगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, ए एक वेक्टर है 5 यूनिट्स, या फिर ए मॉडुलस वेक्टर है 5 यूनिट, या फिर ए एक वेक्टर है 5 यूनिट्स नॉर्थ। जैसे ए वेक्टर है, ये वेक्टर है 5 यूनिट्स साउथ। तो इसमें अंतर क्या है ये देखना है हम लोगों को ना, ये और इसमें अंतर क्या है। तो ये 5 यूनिट्स, इसमें डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये केवल मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ये केवल मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। और ये क्या है, ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड दिखाएगा ऑलवेज। इसको क्या कहते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर रहेगा वो भी मैग्नीट्यूड केवल दिखाएगा। लेकिन अगर ए के ऊपर मेडल आने की, जो मैंने मेडल बोला है अपने लेक्चर में, एरो लग जाए वेक्टर, तो ये क्या होगा, 5 यूनिट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन नॉर्थ। तो वेक्टर का क्या था, वेक्टर वैसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। तो इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो ये वेक्टर हो गया। और खास बात, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अगर डार्क में, आपको बुक में, नोटबुक में मिल सकता है डार्क कैपिटल लेटर में, और डार्क में मिलेगा वो भी कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर पर, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर ले लो, वेक्टर ले लो, कोई वेक्टर ले लो। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पहला इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट कंक्यूरेंट वेक्टर, इसके बाद जीरो वेक्टर, एंड लास्ट वन इज यूनिट वेक्टर। तो चलिए अब हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन करते हैं, पहला इक्वल वेक्टर। उससे पहले हम वेक्टर एक लेते हैं ए और दूसरा वेक्टर लेते हैं बी। दोनों वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो कैसा बिहेव करेगा, इक्वल वेक्टर के जैसा बिहेव करेगा। जैसे मैं एक मान लेता हूं, ये वेक्टर है 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट डायरेक्शन की ओर, और दूसरा वेक्टर है वो है 10 न्यूटन का ही साउथ डायरेक्शन की ओर। तो अब देख रहे होंगे कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अलग है, मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, अनइक्वल हैं। हाँ, तो अब जो ये वेक्टर है, ये देख रहे हैं, एक ईस्ट की ओर जा रही है, एक साउथ की ओर जा रही है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं बात कर लूं, अगर ये अनइक्वल है, इक्वल वेक्टर कब होता है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होता, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होता और डायरेक्शन भी सेम होता, तो क्या होता, वो इक्वल वेक्टर होता। डायरेक्शन भी सेम और इक्वल भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। क्यों? क्योंकि अगर मान बराबर होगा तो दोनों का, तो दोनों वैल्यू सेम, और ये डायरेक्शन सेम, तो इक्वल वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर मतलब डायरेक्शन तो सेम होना कंपलसरी है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा तो इक्वल वेक्टर हो जाएगा। और अनइक्वल वेक्टर जैसे कि ये जो मैंने बनाया वही अनइक्वल वेक्टर है, ये साउथ की ओर। जैसे मैं इसको बढ़ा लूँ, ऐसे नहीं होगा, कैसे कि इसको फिर से मतलब चेंज करना पड़ेगा, रब कर लेता हूँ। जैसे ये 15 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो अलग हो गया लेकिन डायरेक्शन सेम हो गया, तो क्या इक्वल वेक्टर है? नहीं, ये क्या है, अनइक्वल वेक्टर है।
इसको भी मैं रब करता हूँ। और अब मैं बात करता हूँ पैरेलल वेक्टर की। जैसे ये 10 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लग रही है, 10 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लग रही है, टेढ़ा हो गई लाइन है, मैं इसको रब करता हूँ। ये सीधी लाइन हो गई, पैरेलल हो गई है ना। तो ये क्या हुई, इस डायरेक्शन में भी हो गई और ये भी इस डायरेक्शन में हो गई, मतलब डायरेक्शन सेम है और दोनों आपस में क्या है, तीनों पैरेलल हैं। तो ये क्या पैरेलल वेक्टर के एग्जांपल हैं। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे, ये 7 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मतलब ये छोटा बड़ा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, केवल डायरेक्शन सेम हो तो पैरेलल वेक्टर है। मतलब एंगल बिटवीन देम इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होती है। इसके बीच का एंगल क्या है, इसको उठा के वहां रखो तो क्या होगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा इसका 0 डिग्री होती है। तो ये क्या कहेंगे, इसको पैरेलल वेक्टर कहेंगे। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैं स्केच से माध्यम से दिखाता हूँ, तो ये क्या दोनों पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, तो ये पैरेलल वेक्टर हैं। लेकिन ये इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और अब मैं बात करता हूँ एंटी पैरेलल, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे देख रहे हैं आप, अपोजिट डायरेक्शन में मैंने खींचा, उसमें भी मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वेस्ट डायरेक्शन में खींचा इसको और ये इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड मैंने सेम रखा, वेस्ट डायरेक्शन में, ये एक इस डायरेक्शन में, ये वेस्ट डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा 180 डिग्री। तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, आप इसको देख सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कोलिनियर की, नेक्स्ट कोलिनियर की, एक वेक्टर के आगे एक वेक्टर के आगे एक वेक्टर, तो क्या होगा, वो कोलिनियर वेक्टर होगा। एक वेक्टर के आगे एक वेक्टर हेड टेल से जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा, वो कोलिनियर वेक्टर होगी। अब मैं बात करता हूं कोप्लेनर वेक्टर की। जैसे एक प्लेन है, जैसे मैं दिखाता हूं एक कार्डबोर्ड लेके, ये देख रहे हैं आप, ये प्लेन है, वाह मस्त प्लेन है। चलिए मैं अब स्केच के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ इसमें दो वेक्टर कैसे अरेंजमेंट होते हैं वन प्लेनर में, मतलब कोप्लेनर कैसे होते हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, ये दो वेक्टर हैं, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में। अब हम इसको दिखा रहे हैं आपको कि ये कैसे एक प्लेन में, देख रहे हैं प्लेन में है, देख रहे हैं ये प्लेन में है, ऐसे भी प्लेन में हो सकती है, ऐसे भी प्लेन में हो सकती है। मतलब आप कैसे भी करो, उसको ऊपर करो, नीचे करो, दायां बायां, वो क्या है, प्लेन में है। तो आप क्या देख रहे हैं, कोप्लेनर में क्या है, ऑलवेज, जैसे ये प्लेन है और इसमें अगर मैं इसको 3 वेक्टर रखने की कोशिश करूं तो वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन दो वेक्टर ऑलवेज कैसा होंगे, और दो वेक्टर ऑलवेज कैसा बिहेव करेंगे, 2 वेक्टर ऑलवेज बिहेव एज कोप्लेनर ऑलवेज। ओके, एनी 2 वेक्टर, जैसे कोलिनियर के मैं इसको पॉइंट वाइज में लिख देता हूं, कोप्लेनर, any two vector are always in plane. So what is that is always called coplanar। क्या केवल 2 ही वेक्टर होंगे क्या, 3 वेक्टर नहीं हो सकते? तो चलिए लेके देखता हूँ 3 वेक्टर, एक स्केच और ये एक प्लेन में होंगे 2 वेक्टर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब मैं इसको जेड एक्सिस में लगाने, जैसे कि अच्छा एक चीज और मैं बात करता हूँ, अगर प्लेन में क्या, अगर थीटा चेंज कर दें तो क्या ये प्लेन में नहीं है, 2 वेक्टर ऑलवेज कैसे होते हैं, ये देखिए थीटा में चेंज भी कर रहा हूं फिर भी क्या है, थीटा घटा बढ़ा रहा हूं फिर भी क्या, वो हमेशा प्लेन में है। मतलब 2 वेक्टर हमेशा प्लेन में होंगे, ये बात याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। अब मैं 3 वेक्टर ले लेता हूं, देखिए 3 वेक्टर हो गए 3D डायरेक्शन में, एक एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। अब किधरों से कीजिएगा तो 2 वेक्टर हमेशा प्लेन में होंगे। ये देखिए इधर से देख रहे हैं आप, ये वेक्टर प्लेन में, आप इधर से देख रहे हैं ये वेक्टर प्लेन में, नीचे डाउनवर्ड की ओर से। अब वो साइड की ओर से देख सकते हैं ये वेक्टर। तो ये क्या है, हमेशा किसी भी 2 वेक्टर हमेशा कैसे में दिखेंगे, प्लेन में दिखेंगे, लेकिन तीनों आपस में कभी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे मैं इसका अरेंजमेंट चेंज कर लेता हूं, अब ये वेक्टर 3 वेक्टर हो गए और ये अब कैसा दिख रहे हैं, अब ये कैसा दिख रहे हैं, एक प्लेन में तीनों वेक्टर दिख रहे हैं। लेकिन मैं इसकी सेटअप को चेंज करूं तो क्या ये वेक्टर दिखेंगे, तो मैं इसकी सेटअप को चेंज कर लिया। अब मैं इसके ऊपर से रखता हूं इसको प्लेन में, देख रहे हैं, तो ये तीनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, प्लेन में। मतलब 3 वेक्टर प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते,
नहीं भी हो सकते। जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये 3 वेक्टर प्लेन में आपस में कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये 3D है ना, क्योंकि ये 3D है ना। तो अब हम बात करते हैं वो नेक्स्ट वेक्टर, दैट इज कनक्यूरेंट वेक्टर, दैट इज कनक्यूरेंट वेक्टर। तो कनक्यूरेंट वेक्टर वहीं दिखा लेते हैं आपको। कनक्यूरेंट वेक्टर, कनक्यूरेंट वेक्टर एक अपवर्ड की ओर एक ही पॉइंट से बहुत सारा वेक्टर निकले तो उसको क्या कहते हैं, कनक्यूरेंट वेक्टर कहते हैं। जैसे एक वेक्टर नॉर्थ की ओर है, एक वेक्टर ईस्ट की ओर है, एक वेक्टर वेस्ट की ओर है, एक ही पॉइंट से तीनों वेक्टर निकल रहे हैं। और अब मैं बात करने जा रहा हूं वो है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को ही क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। नल वेक्टर कहते हैं जीरो वेक्टर को, मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर हो। अच्छा, तो इसके पास डायरेक्शन होते हैं। हाँ, इसके पास डायरेक्शन होते हैं। तो जीरो वेक्टर को लिख लेता हूं, ऐसे कुछ जीरो वेक्टर होती है। ओके, ऑफ कोर्स। सो व्हाट यू, एक इच्छा के अनुसार किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ऊपर जाएगी, दायां जाएगी, बायां जाएगी, नीचे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, कहीं भी जा सकती है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्शन इसका होता है, लेकिन आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी होती है इसकी डायरेक्शन। इच्छा के अनुसार, आर्बिट्ररी मतलब क्या होती है, इच्छा के अनुसार ये कहीं भी घूम सकती है, आर्बिट्ररी होती है। ओके, आर्बिट्ररी मतलब दायां गया, बायां गया, ऊपर गया, नीचे गया, इधर गया, उधर गया, साइड में गया, कहीं भी मतलब हो जा सकती है। क्योंकि जब जीरो है, मैग्नीट्यूड ही जीरो है, तो फिर उसमें फर्क क्या पड़ेगी, डायरेक्शन कोई सा भी हो। ओके, डायरेक्शन कोई भी सा हो, फर्क नहीं पड़ने वाली। अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर हैज ऑलवेज वन मैग्नीट्यूड। सो एक इकाई को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं इसको। ये क्या है, एक इकाई है। एक इकाई मतलब यूनिट, किसी भी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, एक यूनिट। ये क्या डायरेक्शन बताती है ऑलवेज, ये ऑलवेज क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। जैसे मैं बात करता हूं ए कैप, इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबलाइज कैसे करते हैं, ए कैप। जैसे आप देखे होंगे, क्या 3 डायरेक्शन में बता लूं मैं, जैसे मैं एक कार्टेशियन बना लूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना लेता हूं, लिख लेता हूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस इसमें नहीं दिख रहा है, मैं इसको रब करूंगा, अभी रब कर लेता हूं। अब मैं इसमें जेड एक्सिस भी बना लेता हूं। अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, आई जे कैप, ए आई कैप, जे कैप और के कैप। तो वाई कैप, एक्स कैप और जेड कैप में कर लिया। ओके, अब वाई कैप जे कैप होती है, जेड कैप के कैप होती है और एक्स कैप आई कैप होती है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों जो है क्या है, यूनिट वेक्टर है, इकाई वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर जा रही है, एक अपवर्ड की ओर, एक लेफ्ट ईस्ट की ओर और एक आपकी ओर जा रही है। ओके, तो अब हम बात करेंगे, हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या मैंने पढ़ाया, इक्वल वेक्टर पढ़ाया, अनइक्वल वेक्टर पढ़ाया, पैरेलल वेक्टर पढ़ाया, एंटी पैरेलल वेक्टर पढ़ाया, कोलिनियर पढ़ाया, कोप्लेनर पढ़ाया, कंकरेंट पढ़ाया, जीरो वेक्टर पढ़ाया, यूनिट वेक्टर पढ़ाया। इक्वल में पूरा दोनों इक्वल होंगे, समान मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अनइक्वल में किसी का डायरेक्शन अलग, किसी का मैग्नीट्यूड अलग। पैरेलल में दोनों एक साथ साथ 0 डिग्री पे, एंटी पैरेलल में बताया 180 डिग्री पे, एक इधर जाएगा तो एक उधर जाएगा। कोलिनियर बताया लीनियर में एक वेक्टर के आगे एक वेक्टर। कोप्लेनर बताया, कोप्लेनर में एक खास बात बताया, क्या कोई भी 2 वेक्टर होगा तो हमेशा क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। 3 वेक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कंक्यूरेंट वेक्टर मतलब बताया, एक ही वेक्टर से, एक ही पॉइंट से, सिंगल पॉइंट, फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट से अलग अलग वेक्टर एक ही पॉइंट से निकले। और जीरो वेक्टर बताया, नल वेक्टर जो इच्छा के अनुसार से घूम सकते हैं, डायरेक्शन उसका आर्बिट्रेटरी किधर डायरेक्शन में जा सकती है। यूनिट वेक्टर मतलब बताया कि एक यूनिट हो, फिक्स यूनिट हो, एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को। ये जैसे मैं बात करता हूं, कोटा से दिल्ली जाना है तो कोटा से दिल्ली जाना है तो दिल्ली के एक यूनिट वेक्टर लगा दिया, तो ये क्या हुआ, कोटा से दिल्ली को हम जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर पर। मजा आ रही है, आ रही है मजा, ऐसे ही मजा आएगा। अब हम बात करेंगे पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर।
तो चलिए पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पर। पैरेलल शिफ्ट का मतलब सिंपल सा बात है, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। जैसे एक वेक्टर में बोलूं ये है 10 न्यूटन, अब इसी को मैं उठा के यहां कर दूं 10 न्यूटन, ये क्या हो गया, पैरेलल शिफ्ट हो गया। तो क्या कोई भी वेक्टर को उठा के यहां से वहां कर सकते हैं? जैसे मैं बात करता हूं, एक वेक्टर ये है 5 मीटर, अब इसे उठा के यहां कर देता हूं 5 मीटर, डायरेक्शन में दोनों का सेम और दोनों क्या है, पैरेलल है। तो क्या, जैसे इसको मैं फोर्स बना लेता हूं, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये फोर्स हो गया 5 न्यूटन और ये भी 5 न्यूटन। तो क्या हम किसी एक बॉडी पर का फोर्स उठा के दूसरे बॉडी पर लगा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि यहां से उठा के इसको दूसरा बॉडी पर यहां लगा दी, यहां फोर्स लगा था 5 न्यूटन, इस पर सॉरी यहां लगा था 5 न्यूटन फोर्स, उसको उठा के यहां लगा दी, नहीं, पैरेलल शिफ्ट होगी तब। और ये कब? जैसे मैं बात कर रहा हूं, अरे ये क्या बता रहे हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि ये 5 न्यूटन का फोर्स था और उसी के नीचे लगा सकते हैं 5 न्यूटन का फोर्स, ये हो गया पैरेलल शिफ्ट। मतलब इसके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये है ऐसे एक वेक्टर और ये है इस पे एक वेक्टर, तो ये क्या हो गया, पैरेलल शिफ्ट। या ये तो जी थीटा कितना है इसके बीच में, 0 डिग्री। अब हम बात करेंगे दूसरा, इसी में पैरेलल शिफ्टिंग के बाद, पैरेलल शिफ्टिंग मतलब एंगल फाइंड करने में आसानी होगी। तो अब हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टाइम काफी ज्यादा हो रही है ना, अच्छा कोई बात नहीं, सब कुछ देखोगे तो नहीं होगा बंदे। अब हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जैसे मैं एक वेक्टर, 2 वेक्टर बनाता हूं, एग्जाम्पल वन, जैसे डेढ़ 150 डिग्री, एग्जाम्पल 2 जैसे 120 डिग्री, एग्जाम्पल 3 जैसे एग्जाम्पल 4 60 डिग्री। तो क्या आप इसमें बता सकते हो कि एंगल इसके बीच में कितना है? कोशिश कीजिए। ये क्या 90 डिग्री है, ये क्या 150 डिग्री है, क्या ये क्या थीटा 120 डिग्री है, इसका क्या थीटा है 60 डिग्री है? तो आप गलत हैं। हाँ, कुछ का सही है, कुछ का गलत है। तो चलिए देखते हैं क्या गलत है क्या सही है। तो 2 वेक्टर, इसमें सबसे पहले क्या, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर निकालने से सबसे पहले हमको टेल से टेल मिलाना है। जैसे मेरी स्केच, ये इसकी टेल है और ये इसकी टेल है, दोनों को मैंने मिला दिया, तो इसका एंगल सही होगा। ऐसा नहीं कि एक का हेड मिला है एक का टेल, तो ये आंसर इसका जो थीटा होगा ये रॉन्ग थीटा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसमें ऐसा किसमें है। जैसे मैं इसको लिख लेता हूं, क्या, टेल से टेल मिला, टेल से टेल मिला, या फिर हेड से हेड मिला, तब लिख लेंगे थीटा। तो चलिए फाइंड करते हैं केस 1 का थीटा कितना है। तो इसका थीटा 90 डिग्री। देखिए ये इसका टेल और इसका टेल दोनों एक ही साथ है, इसका हेड अलग इसका हेड अलग। ये कैसा है, ऐसा है, टेल से टेल मिला हुआ है, तो ये थीटा 90 डिग्री। चलिए दूसरा एग्जांपल का आप लोग बताइए, क्या 150 डिग्री है? नहीं। क्या, इसमें करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग। ये मान लेते हैं ये वेक्टर है, ये मान लेते हैं बी वेक्टर है। अब मैं ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, अभी मैंने बताया, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब हम लोग जानते हैं स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। तो क्या केवल हम ए को ही शिफ्ट कर सकते थे, क्या बी को शिफ्ट नहीं कर सकते थे? तो आप करके देखिए, चलिए देखते हैं कैसे। मैंने बी को उठाया और पैरेलल शिफ्ट किया, मतलब इस डायरेक्शन में कर दिया, बी को उठा के इधर कर दिया, बी को उठा के इधर कर दिया।
तो अब भी निकल जाएगा कितना, ये 150 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, मतलब दोनों साइड से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए तीसरा एग्जांपल आप सॉल्व करके बताइए। मैं गिनता हूं 5, 1 2 3, बता रहे हो 4 5, चलिए देखते हैं। तो इसका थीटा टेल से टेल, यहां कुछ चेंजिंग होगी, यहां हेड होगी और यहां टेल, तब शिफ्ट होगी, नहीं तो ये थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगी, खुद ब खुद हो जाएगा। थीटा 0 डिग्री होनी चाहिए ना, सही है, अब सही है ये, ठीक है, ये गलती थी यहाँ हिट। तो इसका थीटा क्या होगा, इसका थीटा होगा 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप देखो ना भाई, हम मिला क्या रहे हैं, टेल से टेल, टेल टेल तो मिला हुआ, तो थीटा 120 डिग्री होगा। इसका डायग्राम में अभी चेंज कर रहा हूं, तो ये क्या है, हेड से हेड मिला है, तो ये भी थीटा क्या होगा 60 डिग्री होगा। मैं इस डायग्राम में थोड़ा मतलब उल्टा बना दिया। चलिए मैं इस डायग्राम को फिर से बनाता हूं, जैसे मैं एक इसी डायग्राम को बनाता हूं, ये, अब इसके बीच का एंगल बताओ, यहाँ 120 डिग्री है, अब इसके बीच का एंगल बताओ, अब इसके बीच का, इसी का चेंज कर दिया मैंने, इसके बीच का एंगल बताओ, मैंने इसका हेड को पलट दिया है यहां से यहाँ। तो क्या हेड से हेड मिला है यहाँ, नहीं दिख रहा है, हेड से हेड नहीं दिख रहा है, ये इधर रहता तो हो जाता जैसे इसमें था। टेल से टेल दिख रहा है, क्या ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका एक का हेड है, एक का दूसरे का टेल है, यहाँ एक का हेड है और दूसरे का टेल है, तो ये क्या है, नहीं है, ये ऐसा नहीं मिल रहा है, हेड से हेड या फिर टेल से टेल नहीं मिल रहा है, तो टेल से टेल मिला। तो टेल से टेल मिलाने के लिए इसको मैंने क्या किया, आगे बढ़ा दिया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। अब इसके बीच का एंगल कितना हुआ 120, तो ये हो गया 60 डिग्री। क्या हम यही ए वेक्टर को ही चेंज मतलब पैरेलल शिफ्ट कर सकते थे क्या, बी को नहीं, तो बी को भी हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते थे। जैसे मैं ये बी वेक्टर को उठा के पीछे कर देता हूं, पीछे कर देता हूं, पीछे कर देता हूं उठा के, तो मैंने क्या किया, इसको उठा के पीछे कर दिया, मतलब इसका हेड ऐसे था तो मैंने ऐसे कर दिया। अब क्या हुआ, ये हेड से हेड मिल गया, मतलब हेड से हेड मिल गया, तो सही थीटा कितना हो गया, ये 120 डिग्री थी, ये 60 डिग्री। तो किधरों से निकालिए, ये वही होगा। मैंने एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं फ्रेश एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, फिर से जिसे नहीं समझ में आया ध्यान से देखिए, ध्यान से। क्या है, जैसे मैं एक बात मानता हूं, एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करके दिखाता हूं आपको। तो ये मैंने ऐसे है, चलिए मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करके दिखाता हूं आपको। तो ये कैसा है, एक वेक्टर ए है ऐसे, ए वेक्टर भी लगा दिया मैंने, मेडल पहना दिया, देख रहे हो ना। अब बी वेक्टर कैसा है, ऊपर की ओर, बी वेक्टर, ये हो गया थीटा इसके बीच में। अच्छा यहां एंगल लेना भूल गया, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है, तब नहीं निकालोगे, कुछ तो मालूम होनी चाहिए ना, देख लो फिर से। अब ये कितना पे है, 30 डिग्री पे है सी वेक्टर, ये कितना पे है, 60 डिग्री पे है डी वेक्टर। अब हम आपको अब आप हमको बताइए इसके बीच में, जैसे मैं एंगल पूछूं, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, सी और डी के बीच में एंगल कितना है, बी और सी के बीच में एंगल कितना है, डी और ए के बीच में एंगल कितना है। तो आप सब इसके चलने रही तो बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, तो ये हुआ ए और ये हुआ बी, उसके बीच एंगल कितना है, टेल से टेल मिला हुआ, देख रहे हैं ना, सारे का टेल मिला हुआ एक साथ, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये 30 तो ये 60, ये 60 और 30 90, तो ये 90, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गई है ना। तो आप सब एंगल बता सकते हैं, ए से बी के बीच में थीटा 90 डिग्री, ए से सी के बीच में 30 डिग्री, बी से सी के बीच में 30 प्लस 90 120 डिग्री, और सी से डी के बीच में 90 डिग्री, डी से ए के बीच में 90 प्लस 30 120 डिग्री। तो ये आप सब बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं और उसमें बात करेंगे अब हम, इसमें कोई और चीज है कोई ऐसा, हाँ एंगल इसमें जो लेने की है, जैसे हम ये एंगल किधर के ले रहे हैं, छोटा और लेंगे, छोटा एंगल ले रहे हैं। जैसे मैं बात करता हूं, एक 60 डिग्री का ये डायग्राम है, ये मान लेते हैं 60 डिग्री है थीटा बराबर
60 डिग्री है। तो क्या टेल से टेल मिला हुआ? जी बिल्कुल टेल से टेल मिला हुआ, देख रहे हैं, ये टेल है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, तो इसका थीटा डिग्री 60 डिग्री होगा। लेकिन वाई थीटा 60 डिग्री, क्या इधर का नहीं ले सकते? तो इधर का भी आप ले लीजिए ना महाराज। कितना हो गया 60, तो 6 6 36, 260, 360 में माइनस करें 300, ये 300 डिग्री। लेकिन हम जो थीटा लेंगे, वो स्मॉलर देन, ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री या इक्वल टू भी 180 डिग्री ले सकते हैं। मतलब हमारा थीटा जो होगा वो हमेशा होगा कैसा? स्मॉलर। याद रखिएगा कैसा होगा? स्मॉलर। स्मॉलर एंगल हम लोग लेंगे। टेल मेथड, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी को क्या कहते हैं? हेड एंड टेल मेथड। तो चलिए इस पर बात करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हेड एंड टेल मेथड की ओर। तो इसमें मैं सबसे पहला एग्जांपल लेना चाहता हूं। एक बंदा ए है जो चला ऐसे 4 मीटर ईस्ट की ओर, 3 मीटर नॉर्थ की ओर। ऐसा क्यों चल रहा है? क्वेश्चन बनाने के लिए भाई। तो अब मैं बात करूं ये ओवरऑल कुल डिस्प्लेसमेंट, कि हम वेक्टर पढ़ रहे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना चला? मेरा मालिक आया, उसने पूछा बता बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट कितना चला? तो आंसर होगा कैसे? ऐसे होगा आंसर, ऐसे होगा आंसर। और आंसर को ही बोलते हैं क्या? रिजल्टेंट। तो इसको लिख लेता हूं आर, मतलब आंसर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, जैसे क्योंकि ये 90 डिग्री के बीच में 90 डिग्री में बन रही है ना, तो इसमें हाइपोटेनस आर बिहेव कर रहा है हाइपोटेनस के जैसा। तो कैसे देख रहे हैं? एक जो वेक्टर ए है वो हेड दूसरे वेक्टर बी का टेल से जुड़ा हुआ है, और ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है नॉर्थ में। अब रिजल्टेंट वेक्टर का देखें तो टेल से टेल मिला हुआ है और बी वेक्टर के साथ उसका हेड से हेड मिला हुआ है, जिसको आंसर भी हम कह रहे हैं। तो आंसर वेक्टर में क्या है? हेड से हेड और टेल से टेल मिला हुआ, मतलब हमेशा निकल रही है कैसे? टेल से टेल से निकल रही है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। ए वेक्टर है, ऐसे ही 4 मीटर ले लेता हूँ, ईस्ट की ओर जा रही है। नेक्स्ट साउथ की ओर जा रही है, 3 मीटर ले लेता हूँ सुविधा के लिए, और फिर से 4 मीटर जा रही है ईस्ट की ओर, और फिर से डाउनवर्ड ले लेता हूँ, 3 मीटर ही लेता हूँ ताकि आसानी से मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सके, इसके लिए 3 मीटर। ओके, अब हम बोलता हूँ कि ये दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो तो जो ए वेक्टर है उसका क्या? टेल से टेल मिलाना है, और लास्ट जो अंतिम फाइनल जो है इनिशियल से फाइनल पॉइंट को हेड से हेड मिलाना है। तो चलिए मिलाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ देख रहे हैं, पहले वाले में मैंने बताया कि ये फोर्स लग रही है ऊपर की ओर, तो ये क्या है? इस डायरेक्शन से, मतलब क्या? हेड और टेल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है ना। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो चलिए इक्वल टू करके, या तो इसी में भी बना सकता हूँ। जैसे ये टेल है तो मैंने वहां से एक और टेल निकाला और एक वेक्टर को मिला दिया और लास्ट वेक्टर का हेड से कनेक्ट कर दिया। अब देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट बोलेंगे। रिजल्टेंट बोले तो आंसर बोलेंगे। आंसर आंसर आंसर। ओके ओके। रिजल्टेंट मतलब आंसर मतलब क्या? रिजल्टेंट। तो इसका लिख लेता हूँ, जैसे ये मैं बना लेता हूँ 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, 4 मीटर फिर से ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये टोटल कितना हो गई? 8 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ओके, अब 3 मीटर साउथ की ओर, 3 मीटर फिर से साउथ की ओर, तो टोटल कितना हो गया? 6 मीटर साउथ की ओर। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको रब करता हूँ। 6 मीटर अब सही दिख रहा है। अब मैं इसका रिजल्टेंट मतलब टेल से टेल और लास्ट वाला वेक्टर के साथ हेड
मिल रही है। हाँ, तो ये कैसा बन गया, रिजल्टेंट। देख रहे हैं इसके बीच में जो है एंगल 90 डिग्री बन रही है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब निकाल लेते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब 64 प्लस 36 100 हो गया। तो ये 100 मीटर हो गई। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो एच इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर। ओके, 10 मीटर। ओके, कोई दिक्कत है आपको? तो अब हम इसमें क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम है क्या, एक वेक्टर में ऐसे ले लेता हूँ और एक वेक्टर ऐसे। तो इसके बीच में आप देख रहे हैं थीटा जो है वो नहीं है 90 डिग्री, और जब थीटा 90 डिग्री नहीं है, थीटा मतलब सम अदर एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, तो ये फेल भी हो सकती है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन में हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के मेथड में, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग आगे देखेंगे, पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो ये एक समस्या है। तो अब आपको याद रखना है क्या, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हेटेल मेथड में कैसे निकालते हैं। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, डाउट को भी कमेंट करें। ओके, सॉल्यूशन देखा जाएगा। और ये कमेंट कभी ना करें कि मेरा क्वालिटी कैमरा ठीक नहीं है, क्योंकि अभी कैमरे मेरे पास नहीं है। तो मैं चलिए लेके चलता हूँ इसके आगे क्लास में। ओके, तो अब हम बात करते हैं अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड में, हेटेल मेथड में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड में बात करेंगे कॉम्यूटेटिव के बारे में। तो रब कर लेता हूँ मैं बोर्ड को। कॉम्यूटेटिव क्या होती है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आर। और इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो देखने से पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। आइए देखते हैं। ये हो गई कॉम्यूटेटिव मतलब हो जाता है वेक्टर ए प्लस, मैं चेंज कर लेता हूँ स्केच को, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आर, या फिर इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। मतलब ए प्लस बी को जोड़ो या बी प्लस ए को जोड़ो तो बराबर हो। तो ये वेक्टर में बराबर होती है कि नहीं, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। आइए, तो मैं बना लेता हूं एक वेक्टर ए। अब मैं बना लेता हूं एक वेक्टर बी। ये कुछ लग रहा है जैसे कि टेढ़ा हो गया, तो रब करता हूं मैं, सीधा बनाता हूं अच्छा से थोड़ा। ये, हाँ, तो ये हो गई वेक्टर बी। अब हम इसकी रिजल्टेंट की बात करें, तो ये कैसे होगी, वेक्टर टेल से टेल। रिजल्टेंट आंसर मतलब क्या, आंसर के लिए टेल से टेल और लास्ट का वेक्टर का हेड से हेड मिलाएं, मिल गया। तो ये हो गया आर। अब हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ें तो ये कैसा दिखेगा, आर वेक्टर के बराबर होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम पैरेलल शिफ्टिंग का यूज करेंगे और बी वेक्टर को पहले लाएंगे। तो मैं बी वेक्टर को उठा के पैरेलल शिफ्ट करता हूं और ये आ गई यहाँ, रब करता हूँ, थोड़ा टेढ़ा दिख रही है, ज़्यादा सीधा हो गई। हाँ, तो ये हो गई वी वेक्टर। ओके, ये हो गई बी वेक्टर। तो अब हम ए वेक्टर को इसमें पैरेलल शिफ्ट करते हैं, एक उठा के ऊपर किया तो ये देख रहे हैं बी वेक्टर से ए वेक्टर का हेड टेल से जुड़ा हुआ है, और आप देख रहे हैं रिजल्टेंट में जो है वो टेल से, और लास्ट वाला वेक्टर जो ए बनावर उसमें भी हेड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट भी सही है, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू आर है। उसी प्रकार से वेक्टर बी प्लस ए इज इक्वल टू आर है। तो क्या देखें, आर इक्वल है, तो मतलब ये प्रूफ हो गया कि वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए, हैंस प्रूव्ड। सो कम्यूटेटिव है ये वेक्टर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या है, कम्यूटेटिव है। तो अब कोई डाउट रह गई हो तो आप जरूर कमेंट करें। बाय विद्याधारा। सो बाय, थैंक यू।